वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि PMA 152 लॉन्ग कोर्स की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है और हमारी प्रिपरेशन की सीरीज़ चल रही है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले PMA 152 लॉन्ग कोर्स की एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस आई थी, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। इसके बारे में कल एक डिटेल वीडियो मैंने बना ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जब कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी तो कमेंट में बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे थे और उनका जवाब मांगा था। तो उनको मैंने बताया था कि मैं आपको कंफर्म करके इनके आंसर्स बताऊंगा, तो वो सारी कंफर्मेशन मैंने कर ली है। तो इस वजह से ये वीडियो बनाई जा रही ताकि आप लोग के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी डाउट्स हैं वो तमाम क्लियर किए जाए। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारे किस टॉपिक के बारे में है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट PMA 152 लॉन्ग कोर्स। PMA 152 लॉन्ग कोर्स के बारे में जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको देने वाले हैं। तो काफ़ी अहम वीडियो बनने वाली है, छोटी सी वीडियो है, आप लोगों ने एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं बचेगा, आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्म फिल करते वक्त कि हु आर फ्रेश कैंडिडेट्स। अब बच्चे वहाँ पर लिखा होता है कि आप फ्रेश कैंडिडेट है या रिपीटर है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेश कैंडिडेट्स क्या होते हैं और रिपीटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेश कैंडिडेट्स कौन से होते हैं। फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर फ्रेश कैंडिडेट्स। नीचे जितने भी दिए गए कैंडिडेट्स हैं वो तमाम फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। ए पे, जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट फेल हुआ हो टेस्ट के दौरान। मसलन अगर आपने अप्लाई किया है PMA 151 लॉन्ग कोर्स में और आपका इंटेलिजेंस टेस्ट फेल हुआ हो और आप आगे बढ़ी ही नहीं हो, तो आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो। नंबर दूसरे पे, सेकंड नंबर पे, जिनका एकेडमिक टेस्ट फेल हुआ हो टेस्ट के दौरान। अगर आपने इंटेलिजेंट पास टेस्ट जो है पास कर लिया हो और आप एकेडमिक टेस्ट में फेल हो गए हो, तो आप फ्रेश कैंडिडेट कहलाओगे। उसके बाद तीसरे कौन से कैंडिडेट्स होते हैं, जिनका फिजिकल टेस्ट फेल हुआ हो। कंप्यूटराइज टेस्ट करने के बाद जो लोग फिजिकल टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं वो भी फ्रेश कैंडिडेट्स कहलाते हैं। इसी तरह डी पे हमारे पास है जिनका इनिशियल इंटरव्यू फेल हुआ हो। जिन बच्चों का इनिशियल इंटरव्यू फेल हुआ हो, यानी कि वो इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट पास कर चुके हों, फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हों, लेकिन इंटरव्यू में जाकर वो फेल हो गए हो, तो वो फ्रेश कैंडिडेट्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट पे जो हमारे पास टाइप है, जिन्होंने आज तक आर्मी में अप्लाई ना किया हो। और ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने कभी आर्मी में अप्लाई नहीं किया है तो आप फ्रेश कैंडिडेट कहलाओगे। और लास्ट पे जो हमारे पास है, जिन्होंने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया हो बट ISSB की कॉल आई हो या ना आई हो, या फिर खुद ISSB के लिए ना गए हों। मतलब यही है कि जिन बच्चों का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गए हो, या तो उन्हें ISSB से कॉल ना आई हो या फिर वो कॉल आई हो और उन्होंने ISSB अटेंड ना किया हो, तो वो भी फ्रेश कैंडिडेट्स कहलाएंगे। अब सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताता चलूं कि इनिशियल टेस्ट का जितना भी प्रोसीजर है, कंप्यूटराइज, मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू, अगर इसके दौरान आप कहीं पर भी फेल हो गए हो या पर ISSB में आप कभी ना गए हो, तो आप फ्रेश कैंडिडेट्स कहलाओगे। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया क्या होता है इनिशियल टेस्ट का। तो ये जो प्रोसेस है ये आप लोग को फॉलो करना पड़ता है फ्रेश कैंडिडेट्स को। सबसे पहले उनका इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, जिसमें उनका इंटेलिजेंस पोर्शन में वर्बल और नॉन वर्बल का टेस्ट होगा। उसके बाद जब वो इंटेलिजेंस पोर्शन पास कर लेंगे तो उनके सामने एकेडमिक का पोर्शन आएगा, जो 50 MCQs पर मुश्तमिल होगा और आपको वो MCQs क्लियर करने होंगे। इनिशियल कंप्यूटराइज पास करने के बाद आपको 2 या 3 दिन बाद फिजिकल टेस्ट की डेट दी जाएगी। काफ़ी बच्चों को हफ्ते बाद की भी दी जाती है, वो सेंटर पे डिपेंड करता है। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद, फिजिकल टेस्ट में बेसिकली आपकी 1 माइल रनिंग होती है, 20 आई थिंक पुशअप्स होते हैं, 5 to 6 चिनअप्स और फुलअप्स होते हैं और 20 सेटअप्स होते हैं और एक डिच क्रॉसिंग होता है जो काफ़ी इजी होता है। तो फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट आ जाता है। अच्छा, इनिशियल मेडिकल टेस्ट यहाँ पर मैंने गलती से सी पे लिख लिया है।
जब आपका इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट पास हो जाएगा तो उसी दिन आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट भी होगा। उसके बाद दूसरे दिन आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और कुछ दिनों बाद आपको इंटरव्यू की डेट दी जाएगी और आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ये तो था फ्रेश कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया। अब हम जानते हैं कि रिपीटर कैंडिडेट कौन से होते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने आईएसएसबी से रिकमेंडेशन या नॉन रिकमेंडेशन ली हुई हो, उनको रिपीटर कैंडिडेट्स कहा जाता है। वो तमाम कैंडिडेट जो आईएसएसबी में गए हो और वो या तो रिकमेंड हो गए हो या फिर नॉन रिकमेंड हो गए हो, तो उन्हें हम रिपीटर कैंडिडेट्स कहते हैं। अब रिपीटर कैंडिडेट्स की दो टाइप्स होती हैं। टाइप नंबर 1 में कौन से आते हैं? एक वो रिपीटर जो पास्ट में पीएमए लॉन्ग कोर्स या टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए आईएसएसबी से रिकमेंड या नॉन रिकमेंड हो चुके हैं, अब दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। टाइप 1 में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो पीएमए लॉन्ग कोर्स या टेक्निकल कैडेट कोर्स में आईएसएसबी गए हो और वहाँ से रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हो गए हो और अभी वो दोबारा अप्लाई कर रहे हो पीएमए लॉन्ग कोर्स में, तो वो रिपीटर कैंडिडेट कहलाए जाते हैं। अब इन रिपीटर कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि मैं एक रिपीटर कैंडिडेट हूँ, क्या मेरा इनिशियल टेस्ट मेडिकल वगैरह होगा या नहीं होगा? तो उसका जवाब मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो ये प्रोसेस आप लोग का फॉलो होगा। नंबर ए पे आप लोगों ने इनिशियल फिजिकल टेस्ट पास करना होगा और नंबर बी पे आपने इनिशियल मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। यानी कि अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हैं और आप आईएसएसबी या टेक्निकल कैडेट कोर्स से रिकमेंड या नॉन रिकमेंड हो चुके हैं, तो आपके सिर्फ दो ही टेस्ट होंगे, एक फिजिकल टेस्ट और एक इनिशियल मेडिकल टेस्ट। उसके बाद ना ही आपका इंटरव्यू होगा, ना ही आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। उसके बाद आपको आईएसएसबी का फॉर्म दे दिया जाएगा। अब टीसीसी रिपीटर जो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो फॉलोइंग क्राइटेरिया से गुजरेंगे। अब ये जो क्राइटेरिया था ये पीएमए लॉन्ग कोर्स के रिपीटर्स का था। यानी कि अगर आपने प्रीवियस कोर्स में पीएमए लॉन्ग कोर्स का टेस्ट दिया था और आप आईएसएसबी गए हो, तो आप इस तरह की रिपीटर हो और आपका जो क्राइटेरिया होगा वो इनिशियल फिजिकल और इनिशियल मेडिकल होगा। लेकिन अगर आपने टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए आईएसएसबी दिया है और आप वहाँ पर रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हो गए हो और आप एक रिपीटर हो, तो आपको इन तीनों टेस्ट से गुजरना होगा। इनिशियल फिजिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल टेस्ट और इनिशियल इंटरव्यू। यानी कि टेक्निकल कैडेट कोर्स के रिपीटर्स के लिए इंटरव्यू एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद दूसरे टाइप के कौन से रिपीटर्स होते हैं? सेकेंड टाइप्स में वो रिपीटर्स है जो पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी में किसी कोर्स में अप्लाई किया हो और आईएसएसबी से रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हुआ हो और अब वो पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर रहा हो। अब दूसरे टाइप्स में कौन से कैंडिडेट्स रिपीटर्स आते हैं? जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी का इनिशियल टेस्ट पास किया हो या किसी कोर्स में अप्लाई किया हो और आईएसएसबी गए हो और रिकमेंड या नॉन रिकमेंड होके आए हो, तो वो रिपीटर्स कहलाते हैं। और अब वो पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा? उनके लिए सबसे पहले इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, उसके बाद इनिशियल फिजिकल टेस्ट होगा, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा और इनिशियल इंटरव्यू होगा। तो उन लोगों को इन क्राइटेरिया से गुजरना होगा। अब एक और क्वेश्चन जो काफ़ी अभी कुछ मिनट पहले 5-6 मिनट पहले एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ये जो अभी जो एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो नया शेड्यूल बना है, यानी कि जो नई कंडीशंस आई है, वो पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स पर अप्लाई होगी या नहीं होगी? तो वो पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स पर अप्लाई नहीं होने वाली है। जी हाँ, तो ये फ्यूचर के जो कोर्सेज आएंगे 153 लॉन्ग कोर्स, 54 लॉन्ग कोर्स, ये क्राइटेरिया उन पर फॉलो होगा। 152 लॉन्ग कोर्स में ये क्राइटेरिया फॉलो होने वाला नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि अब आपके पास पीएमए वन लॉन्ग कोर्स में जो पहले अनलिमिटेड चांसेस थे कि आपकी जब तक एज लिमिट है आप अप्लाई कर सकते हैं, अब वो नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 3 ही चांसेस हैं और वो 3 चांसेस अगर आपने मिस कर दिए तो आप फिर आर्मी में नहीं जा सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन कमेंट में पूछा गया था वो ये था कि अगर हमने पीएमए लॉन्ग कोर्स का टेस्ट दिया है इनिशियल और हमने पास किया है, तो क्या वो अटेम्प्ट भी गिना जाएगा? तो जो कंडीशन हमें दी गई थी उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो बच्चे इनिशियल फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू या फिर एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हुए हों, उनका अटेम्प्ट गिना जाएगा। वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि
ट्राइज फेल्ड इन पीएमए लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट। तो जो बच्चे इनिशियल टेस्ट पास कर गए हैं उनके लिए उनका चांस नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर एक बंदा है जिसने 3 बार पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया है और 2 बार उसने इनिशियल टेस्ट पास किया है और 1 बार फेल किया है, तो उसका एक चांस गिना जाएगा। जब तक आप 3 बार इनिशियल टेस्ट फेल नहीं करते आपके चांसेस है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनिशियल टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और उसे पास करें। तो ये क्वेश्चन थे और आप काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट कितनी थी। तो रजिस्ट्रेशन की डेट है 10 अप्रैल से 14 मई तक। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ बच्चों का जो इनिशियल टेस्ट है वो स्किप हो जाता है और वो फिर कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो इनिशियल टेस्ट है वो स्किप हो चुका है, अब हम अगली कौन सी डेट पर जा सकते हैं। तो आरबी में अगर आपका इनिशियल टेस्ट स्किप हो जाए तो आप किसी भी डेट पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इनिशियल टेस्ट कब तक चलने वाले हैं। तो इनिशियल टेस्ट जो है वो 17 मई से 14 जुलाई तक चलेंगे। इस दौरान आप कभी भी अपने इनिशियल टेस्ट देने सेंटर जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पूछा था कि रिपीटर कैंडिडेट जो है वो कब तक अपना इनिशियल टेस्ट दे सकते हैं। तो उनके लिए जो डेट है वो 17 मई 2023 से 27 मई 2023 तक है। दोस्त हु आर रिकमेंडेड या नॉन रिकमेंडेड इन पीएमए लॉन्ग कोर्स और टेक्निकल कैडेट कोर्स आर कंसिडर रिपीटर्स। पहले ही मैं बता चुका हूं कि जो पीएमए लॉन्ग कोर्स और टेक्निकल कैडेट कोर्स का एसएसबी से रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हुए हैं वो रिपीटर्स कहलाएंगे। और रिपीटर्स कैंडिडेट के लिए ये शेड्यूल दिया गया है कि वो 17 मई से 27 मई तक अपनी रिपोर्टिंग करें सेंटर पे जो सेंटर उन्होंने सेलेक्ट किया है। अब होप सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम अभी सेकेंड ईयर में हम अभी सेकेंड ईयर कर रहे हैं और हमारा फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। तो आप लोगों को अपने कॉलेज से, जिस कॉलेज से आप लोग अपना जो सेकेंड ईयर की डिग्री कर रहे हैं उससे आप लोग को एक होप सर्टिफिकेट लेना होगा। उसमें क्या होगा ये आपको रीड करके बताता हूँ। कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर सेकेंड ईयर एग्जाम एंड सिक्योर 55% मार्क्स इन फर्स्ट ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई इन 152 लॉन्ग कोर्स। वो कैंडिडेट जो अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम उन्होंने अब नहीं दिए हैं और उनके फर्स्ट ईयर में 55% मार्क्स आए हैं, वो एलिजिबल है कि वो पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि आपने होप सर्टिफिकेट में उतनी ही परसेंटेज लगवानी है जितनी कि आपको लगता है कि आपकी आ सकती हैं। अगर आपकी कुछ ऊंच या नीच हो गई तो मेरिट पे उसके आपका काफ़ी असर पड़ेगा। तो आप लोगों ने कोशिश कर दी है कि उतनी परसेंटेज डालें जो आप जानते हैं कि इतनी परसेंटेज मेरी आ सकती थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी बच्चे पूछते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो गाइज़ उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। तो गाइज़ आज वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइज़।